माफ़ी भी मांग ली, घर वालों से भी माफ़ी मांगी, सबके रूम में जाके ना सबसे कहा कल सुबह आप कुछ देखोगे जो आपको गवारा ना होगा और शायद बुरा भी लगेगा जी। पर आप कोई दोषी नहीं है, मैं अब नहीं सहन कर पा रहा तो मुझे जाना है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ सर जो हमें बोलते हैं कि इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट हमारी साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरियाँ। आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को छोटा ना समझें। आप भी वही हैं जो पत्री जी हैं। पत्री सर को समझने के लिए पत्री सर बनना पड़ता है। बनना पड़ता है। पीएमसी हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का प्रेम भरा नमस्कार। आज के नए सत्र में आत्मा की यात्रा में आपके लिए हम एक और नया हीरा पत्री जी के द्वारा तराशा गया आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको नमन करते हुए कि उन्होंने हमारे पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से हीरे तराश कर हमारे लिए रखे हैं और हम उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं। आज हम जिस रत्न को आपके पास लेकर आ रहे हैं, शीला मेहता जी जो मुंबई में रहती हैं। शीला मेहता जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं उनके बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि वो पिछले 22 वर्षों से ध्यान मार्ग पर हैं और पति जी के दिखाए गए रास्ते के द्वारा वो अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर चुकी हैं। ये एक बहुत खुश मिजाज, हर चीज़ में परफेक्ट सीखा हुआ, हंसना खेलना, हर परिस्थिति को कैसे खुशियों में परिवर्तित कर देती हैं। अब हम इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की वाणी से दोबारा सुनते हैं। मैम, आप बताइए हमें कि आपका जीवन बचपन से लेकर कैसा रहा और फिर अध्यात्म में आने के बाद हमारा जीवन कैसा, दोनों में क्या आपको परिवर्तन लगा? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पत्री जी। सबसे पहले मुझे पत्री सर का धन्यवाद करना है। ये जगत पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज मैं इस रास्ते पे बहुत यकीन के साथ, बहुत विश्वास के साथ चल रही हूँ। उसका पूरा श्रेय सर को जाता है। वैसे बचपन से मैं बहुत ही अलग किस्म की बच्ची थी, हमेशा खुश रहना। दो मैं मिडिल क्लास से हूँ, माँ बाप के पास उतने पैसे भी नहीं थे, पर प्यार बहुत मिला मुझे बचपन से और बहुत फ्रीडम, हमारे घर में बहुत फ्रीडम थी। मेरे मम्मी और डैडी दोनों बहुत ही, मैं उनको लक्ष्मी नारायण कहती थी कि माँ अन्नपूर्णा माता, और पिताजी कभी मेरे को एक शब्द भी नहीं बोले। हर बच्चे को इतनी फ्रीडम देते थे घर में कि पैसा न होने की वजह भी खास नहीं लगती थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, पांचों भाई बहनों में मैं कुछ अलग थी कि हमेशा खुश रहना, चाहे कोई चीज़ मेरे पास है नहीं है, कोई अफसोस नहीं होता मुझे। मैं मस्ती में अपनी, तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं ऐसी क्यों। बचपन में मैं हैरान रहती थी कि शायद मेरे में बुद्धि है कि नहीं, कि मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, कभी कोई जेलसी नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल अलग थी। तो ऐसे ही चलता रहा मेरा जीवन। शादी भी हो गई, शादी के बाद भी मैं ऐसे ही थी। पर जब पहली बार स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा तो समझ में आया कि मैं क्यों हूँ ऐसी। पत्री सर को मिलने से पहले भी मैं एक गुरु से मिल चुकी थी। उनका नाम था डॉक्टर दौलत भाई देसाई, बड़ौदा से थे। उनके सानिध्य में आने से मुझे अपनी पहचान मिली कि मैं ऐसी क्यों हूँ,
उन्होंने कहा मुझे कि आप बहुत उच्च आत्मा है, मुझसे भी बढ़कर हैं आप, तभी आप ऐसी हैं। तो उनके द्वारा मैंने बहुत सारी बुक पढ़ना शुरू की। ओशो को उन्होंने मुझे ओशो के बारे में बताया, और जब मैं ओशो को पढ़ने लगी तो मुझे लगा, अरे ये तो बंदा वही बात कर रहा है जो मैं हूँ। ऑलवेज़ फ्री, कभी किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देना, जजमेंट नहीं करना, ऊंच नीच नहीं देखना, हर एक मुझे अच्छा लगता था। हर एक आदमी या औरत, बच्चे, हर कोई मुझे अच्छा लगता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों। लोग किसी के बारे में कुछ बोलते थे तो मुझे तकलीफ़ होती थी, अरे बेचारा तो कितना अच्छा आदमी है, कितनी अच्छी इंसान है, तो क्यों उसके बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसे क्यों। तो इनको मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं ऑलरेडी ध्यान में भी आ चुकी थी और आत्मा के लेवल पे काफ़ी ऊपर तक मैं पहुंच गई थी। तो ओशो को पढ़ा तो मैं इतनी हैरान हो जाती थी, तो मुझे लगा मुझे ओशो को मिलना है। मुझे पता नहीं था ओशो नहीं रहे अब इस दुनिया में। तो मैंने ओशो की फ़ोटो देखी, उनकी एक लास्ट बुक थी दिस इज़ इट, जो मैंने पढ़ी, और उसमें उसका बहुत बड़ा चेहरा था और मुझे ओशो बहुत पसंद थे, उनकी आंखें मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने कहा, ओशो मैं आ रही हूँ तुम्हें मिलने, वेट फॉर मी। और घर में तो ओशो का नाम ले नहीं सकते क्योंकि वो तो कैरेक्टरलेस है हम लोग, अगर ओशो को बात करें तो मैं चुपके से किसी को बताया कि मुझे पुणे जाना है। तो बोले कि ऐसे ऐसे जा सकते हैं आप। तो मैं पहुंच गई पुणे, तो ओशो तो नहीं थे। तो मैंने बोला, अरे ओशो, हाउ कैन यू लीव मी विदाउट मीटिंग मी, ऐसे मैं बोलती हूँ उसको। तो जैसे अंदर से आवाज़ आई कि अरे वेट, मुझसे भी कोई बड़ा आदमी तुम्हें मिलेगा। और इस तरह पत्री सर मेरी ज़िंदगी में आए। तो ओशो की बहुत सारी बातें मुझे बहुत पसंद थी। एक बात मुझे ये पसंद थी कि वेन एवर यू फाइंड अ लिविंग मास्टर, थ्रो अवे ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड वॉक विद दैट मास्टर। और एग्जैक्टली आई डिड व्हेन आई मेट पत्री जी। आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। देन पत्री सर बिकेम माई फ्रेंड, माई मास्टर एंड माई गॉड। तो आपकी जर्नी में पति जी इस माध्यम से आए Yes. कि आपने, ओशो जी ने आपको बोला कि आपको कोई लिविंग मास्टर मिलेगा और आपके जीवन में पति जी आए। बिल्कुल। तो आपके जीवन में आपने जैसे शादी के बाद आप तब भी उतनी फ्रीडम में और उसी में ही रहते थे जैसे आपका बचपन था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्वभाव तो नहीं बदलता ना। पर उस वक्त क्या था ना कि माँ के घर में मैं जो कुछ चाहती थी मैं कर सकती थी। यहाँ पे आके ससुराल की जवाबदारियाँ रहती है, तो और माई मदर इन लॉ वॉज नॉट हेल्थ वाइज ओके, सो हैड टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली। हाँ, तो आपको बहुत मतलब सेवा करनी भी शुरू से ही मिली। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे ना मुझे वृद्ध लोगों की बहुत पसंद है, बच्चे और वृद्ध लोग। एंड दे आर माई वीकनेस यू कैन से, और माई स्ट्रेंथ यू कैन से दैट। तो मेरी दादी सास थी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। तो मैंने अपनी ननंद की शादी भी मैंने की, देवर की शादी भी मैंने की। मतलब मेरी सास तो बीमार रहती थी, तो और उनकी डिलीवरी भी मैंने की। मतलब माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। मैं पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, फिर भी माँ बताती थी कि शादी के बाद काम तो करना पड़ेगा, तो ये सीखना ज़रूरी है। तो मैंने सब कुछ सीख लिया था। तो आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हाउस, बच्चे, बूढ़े, कि सबको किस तरीके से संभालना है। बहुत अच्छे से संभाला मैंने। और मुझे इस बात का बड़ा नाज है कि मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। तो अब हम आपसे सुनेंगे आपकी अध्यात्म जीवन की यात्रा जो आपने शुरू करी पति जी के साथ। तो आपको सबसे पहले पति जी जब मिले तो आपने ध्यान आनापानसति तभी सीखा। तो उससे पहले भी आप ध्यान करते थे जैसे आपने बताया। तो कोई दोनों में डिफरेंस आपको अट्रैक्शन में कुछ ऐसा लगा कि जो आप पति जी से सीख रहे, मतलब उस समय सीखा ध्यान, तो उसमें और पहले में क्या अंतर था आपके साथ? जो मैं डॉक्टर दौलत भाई देसाई की बात करूँ तो उनसे मैंने प्रेक्षा ध्यान सीखा, तो वही ब्रेथ अवेयरनेस। पर उस वक्त ऐसा था कि आधा घंटा किया, थोड़ी खुशी मिली, अच्छा लगा। और मुझे वैसे भी मैं हमेशा खुश तो रहती थी, ध्यान करने से थोड़ा ज़्यादा खुश रहने लगी ऐसे। पर फ़र्क इतना हुआ कि पत्री सर के साथ
मिलने के बाद मेरा ध्यान का जो समय था वो बढ़ गया, जी। तो और अच्छा लगने लगा। और यूँ कहूँ कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में मैंने कदम रखा तो थोड़े घर वाले मेरे साथ नहीं थे। उनको लगा कि शायद मैं घर बार छोड़ के चली जाऊंगी, तो ये डर था उनको, तो वो मुझे सपोर्ट, मतलब यूँ सपोर्ट करते थे और यूँ नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इन गुरु के पीछे चली जाऊंगी। जी। तो एक दिक्कत थी, तो थोड़ा स्ट्रेस रहता था कि मुझे जो करना है वो करने नहीं पा रही हूँ, तो डिप्रेशन में चली गई थी। जी। बहुत गहरा डिप्रेशन में, मतलब मैं खुद भी हैरान हो गई, क्योंकि मैं इतनी हैप्पी गो लकी और मुझे डिप्रेशन, ये तो दोनों अपोजिट पोल्स हो गए। हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते थे, अरे शीला को डिप्रेशन कैसे हो गई, पर हो गई। एक रात को मैं जब सोई तब एकदम खुश मिजाज थी, अचानक आधी रात को ऐसा लगा कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, मैं डूबी जा रही हूँ, कहीं निकल जा रही हूँ यहाँ से, शरीर से। मैं इतनी घबरा गई और सुबह तक में तो आंखें पथरा गई मेरी। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, बोला शी इज़ गॉन इनटू सीवियर डिप्रेशन। फिर दवाइयाँ, इतना डिप्रेशन होने के बावजूद भी मुझे दवाइयाँ नहीं मंजूर थी। ये मेरा मालूम नहीं क्यों, मुझे दवाइयों से डॉक्टर बनना था पर दवाइयाँ नहीं खानी थी, ऐसी मेरी हालत थी। मैंने बचपन से लेके तब तक कभी दवाइयाँ नहीं खाई। मुझे कभी सर दर्द क्या होता है, बुखार क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि नाउ आई रियलाइज़ कि क्योंकि इतनी हैप्पी गो लकी थी ना, तो मन साफ होता है तो तन हमेशा स्वस्थ रहता है। हमेशा बाद में पता चला कि मुझे क्यों कोई बीमारी नहीं होती है ना, तो तब पता चला। जब पहली बीमारी हुई तो डिप्रेशन की हुई, तो फिर भी मुझे लगता था कि नहीं ये दवाई खाने से मुझे ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे लोग समझना चाहिए। मेरे मन को समझते नहीं हैं, तभी मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो लोगों की वजह से, मुझे घर वालों की वजह से दवाइयाँ तो खानी पड़ी। हाँ, पर अंदर से कभी स्वीकार नहीं किया दवाइयों को। शुरू में तो मैं बहुत बेईमानी करती थी, दवाइयाँ उनके सामने मुंह में डालती थी और ले जाने के बाद फेंक देती थी, और उनको पता चला तो फिर वो सामने खड़े रहते थे, और जब तक मैं दवाई अंदर डालूँ नहीं तब तक वो वहाँ से हटते नहीं थे। ऑफ कोर्स दे वर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, सो दे वर राइट इन देयर ओन वे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो 10 साल तक ऐसे ही मैं बेडरिडन थी। 10 साल तक? 10 साल तक, यस। मैं पलंग को पकड़ ली थी, नहीं खाना पीना, कहीं आना जाना, कुछ भी नहीं। बच्चे बहुत बोलते थे मम्मा चलो यहाँ चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर उस वक्त एक मोड़ ऐसा आया कि इतनी तंग आ गई मैं अपनी डिप्रेशन से, तो दिवाली के बाद मुझे लगा अब मुझे जाना चाहिए, अब इस तरह से जीना मुझे कबूल नहीं है। तो मैंने एक रात को सब जब सो गए तो मैंने 50-60 नींद की गोलियां खा ली मरने के लिए। भगवान से माफ़ी भी मांग ली, बोला मुझे मालूम है ये गलत है, पर तू जानता है मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, अभी मुझसे ये डिप्रेशन सहा नहीं जा रहा है, तो मुझे तेरे पास आना है। तो मैंने खा ली। खाने के बाद सबसे माफ़ी भी मांग ली, घर वालों से भी माफ़ी मांगी, सबके रूम में जाके ना सबसे कहा कल सुबह आप कुछ देखोगे जो आपको गवारा ना होगा और शायद बुरा भी लगेगा जी, पर आप कोई दोषी नहीं है, मैं अब नहीं सहन कर पा रहा तो मुझे जाना है। ऐसे करके सबसे माफ़ी भी मांग ली। पर इतनी गोलियां खाने के बाद भी एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं हुई। तो मैं तो हैरान हो गई, बोली मैं सोच रही थी हाँ बस सांस गई अब मैं आप छूट गई, इंतज़ार कर रही थी सांस के जाने का, तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बाथरूम में जाके जो रोना शुरू किया, आक्रंद बोलते हैं ना ऐसा, कि गॉड तो क्या चाहता है, कि मुझे ज़िंदा रखना चाहता है, मैं इस तरह से नहीं जीना चाहती, आप जानती हो ना। तो फिर मन ऐसे एकदम निकल आया कि तो फिर कोई ऐसा बंदा भेज दे मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इस दलदल से बाहर निकाले। और बिल्कुल वो आक्रंद और वो जो चीख थी ना, पुकार जो पुकार थी ना, वो इतनी सिंसियर थी ना कि 15 दिन में पत्री से मेरे चिम्बुर में आए। और वो भी चिम्बुर जिमखाना में, जहाँ मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, उन्हों का फ़ोन आया कि यहाँ पे कोई ऐसे ध्यान सिखाने आया है और तुम्हें बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, तो आना चाहते तो आ जाओ। और उन्हीं के उनका कहना, मैं सब काम छोड़ के ना
चली गई वहाँ, और दैट वाज द तो आपका सबसे बड़ा जो जिनका हम मतलब आप धन्यवाद करेंगे आपको इस मार्ग पे लाने के लिए, पति जी से मिलाने के लिए, आपके हस्बैंड हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बहुत हमें उस रत्न से मिलाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो आगे इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। या तो आगे का मार्ग आपका, जैसे जैसे आप ध्यान आपने सीख लिया, ठीक है, अब सीखने के बाद आपको, क्योंकि आप बीमार भी थी और उसके बाद आपने उसकी कंटिन्यूटी बनानी शुरू कर दी जी। ध्यान के लिए। क्या हुआ ना कि सर से पहले मैंने बात की कि मुझे ऐसे 10 साल से डिप्रेशन है, और मैं ध्यान तो करती हूँ पर उतना नहीं। तो और उन्होंने पूछा भी सही कि आपके ध्यान के अनुभव क्या है। तो मैं बोलती थी जब भी मैं ध्यान में बैठूँ सर, तो मुझे एक आंख दिखाई देती है, मुझे मालूम नहीं वो कौन मुझे देख रहा है। जैसे ही आंखें बंद करते हुए एक स्ट्रॉन्ग आई कम्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं सोचती हूँ ये किसकी आंख इतनी स्ट्रॉन्ग है, अरे ये तेरी तीसरी आंख है, खोल। और ऐसा कह के उन्होंने मुझे बी ए मास्टर एक बुक दी। वो बुक मैंने घर जाके पूरी रात पढ़ी। मैं इतनी इम्प्रेस हो गई, बोली बाप रे बाप, पूरा स्पिरिचुअलिटी का निचोड़ ही ना उस बुक में था, सर की लिखी हुई थी। तो मैं सोची कि मुझे तो अभी इनसे मिलना है, पर वो क्लास में बता रहे थे कि वो नासिक जा रहे हैं। बोला अब कैसे मिलेंगे इनको, तो नासिक जा रहे हैं। तो सुबह 10 बजे फ़ोन आया, पत्री सर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तो हैरान हो गई, बाप रे बाप, पत्री सर मुझसे कल मिले और आज मुझसे बात करेंगे। बोले फिर लिया फ़ोन, हाँ कैसा रहा कल? बोला सर बहुत बढ़िया रहा सर, और आपने जो बुक लिखा है सर, रात को 3-4 बार पढ़ा, मन नहीं भरा। क्या सर बुक लिखा है आपने? अच्छा। तो बोलते हैं आप कहाँ रहते हो? मतलब मैं यहाँ ब्रिज कंडे हूँ, श्रेयांत दागा के घर। कितना दूर है आपका घर? बोला 1 घंटा है। सर मिलना तो चाहते पर आप तो नासिक जा रहे हो। अरे कितना घंटा लगेगा? बोले 1 घंटा। तो चले आओ। इमीडिएटली, मैं तो हमेशा सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, तो तैयारी थी, तुरंत उनका बोलना, और मैंने टैक्सी मंगा लिया, और 1 घंटे में 10 बजे फ़ोन आया, 11 बजे मैं सर के सामने जी। और फिर सर को सब पूरा अपना स्टोरी बताया, 10 साल का मेरा डिप्रेशन की स्टोरी पूरी। तो सर ने बताया कि आप ऐसा करो, 3 दिन और 3 रात ध्यान में चले जाओ, खाना पीना सोना और ध्यान करना। तो मैंने घर में बता दिया, मेरी बाई जो थी खाना पकाती थी उसको बोल दिया कि आप खाना रख देना, आवाज़ मत देना। और मैं दरवाज़ा बंद करके सारा दिन ध्यान करने लगी। नींद आती सो जाती थी, भूख लगती थी खाना खा लेती थी। और इस तरह से 3 दिन के बाद सच्ची ऐसा चमत्कार हुआ जो 10 सालों में नहीं हुआ। जैसे मेरी आत्मा रिवाइव हुई, जैसे मैं वापस आई, ऐसा फील हुआ। और जो मैं थी वैसे ही एकदम अंदर से खुशी, अजब सी फीलिंग, जी। तो मैंने अपने बच्चों को बोला मुझे अभी बरिस्टा जाना है कॉफ़ी पीने लिए। 10 साल में मैंने कभी नहीं बोला। जी। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मुझे मूवी देखनी है। मेरे बच्चे तो इतने खुश हो गए, तुरंत सब लोग तैयार हो गए और मुझे लेके बरिस्टा लेके गए। केक खाया मैंने, कॉफ़ी पिया। फिर 1-2 घंटा ऐसा रहा, वापस डाउन हो गई, पर मुझे मेरी मेडिसिन मिल गई, कुंजी मिल गई हाँ आपको। मेडिसिन बोले ना, ये मेडिसिन है मेरी। फिर घर जाके वापस ध्यान में बैठ गई। तो ऐसे करते करते कब मैं इस डिप्रेशन से बाहर आ गई पता ही नहीं चला। मतलब फर्स्ट टाइम मैं वापस इस दुनिया में आई। जैसे आपने 3 दिन लगातार ध्यान में रहे, मौन में रहे, तो दर्शकों के लिए पूछ रही हूँ मैं आपसे कि जैसे हम अगर ऐसी पोजीशन में करते हैं तो आपके कहीं इंटरनल आपकी थॉट्स और ये सब आप जागृत रहते हैं इनके प्रति? जो भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहेगा तो उसको कैसा फील होता आपके माध्यम से हम समझ पाएंगे? सर ने मुझे बताया था कि आप डिप्रेशन में हैं तो सोच तो आएगी आपको, पर उसको ध्यान मत देना। चाहे जितनी भी सोच है ठीक है, पर आप आंखें मत खोलना। बस उनका यही कहना था कि आंखें नहीं खोलना, सोच आती है आने दीजिएगा और फिर दोबारा सांस हाँ, पे आ जाइए। बस वही, सोच में डूबना मत, हाँ वापस सांस पे चले आना। बस ऐसे ही मैंने, जैसे सर, मतलब सर को मिलने के बाद ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो जो मुझे बोला मैंने सब को एक्सपीरियंस करना
सीखा और मुझे रिज़ल्ट मिलने लगा। तो बोला जो सर बता रहे हैं वो सच है। तो ऐसे सर ने बोला था आपको सोच तो आएगी, डिप्रेशन है तो पर घबराना नहीं, बस लगातार करते रहना। जब आपका ये डिप्रेशन आपको दोबारा से रिवाइव हुआ, फिर आपने उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और आप फिर पूरी तरह से बाहर आ गए। या जी, कह सकती हूँ कि अभी अभी जब से करताल आई हूँ मुझे डिप्रेशन नहीं आती है। वो डिप्रेशन नहीं थी, मैं घबरा जाती थी, घबरा जाते थे, फियर था आपके हाँ, पास इन जैसे। माई डिप्रेशन ऑल्सो आई वॉज इन अवेयरनेस। अच्छा, ऐसा नहीं था कि डिप्रेशन था तो मैं अनकॉन्शियस थी, आई वॉज कॉन्शियस, पर मैं चुप हो जाती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने प्रॉब्लम किसी को शेयर करना, घर वाले को खुला करना कि इनकी वजह से कुछ हो रहा है, इन्होंने ऐसा बोला तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था मेरा मुझ पे कंट्रोल नहीं है, तभी मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो मुझे अपने मन को सही करना है। तो ये मेरी समझ थी कि किसी का दोष नहीं है, दोष मेरा ही है कि मैं ही रिसीव कर लेती हूँ इन चीज़ों को, अपने साथ जोड़ लेती हूँ। जोड़ लेती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, जो ठीक नहीं था मेरे लिए। हाँ, तो कभी किसी को नहीं मैंने दोष दिए। बच्चे भी बहुत अच्छे, देवरानी, ननन, ससुर, एवरीबडी वर सो नाइस टू मी, दे वर ऑल वेरी हेल्पफुल इन माई जर्नी। ओनली थिंग, उनको बस एक ही डर था कि मैं घर बार छोड़ के चली ना जाऊँ, तभी वो रोक टोक लगाते थे मुझ पर। बाकी दे वर ऑल वेरी वेरी नाइस टू मी, यू नो। पर मतलब कि शायद उन्होंने कभी आगे बढ़ के पति जी को पूरी तरह से खुल के देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा, क्योंकि पति जी तो हमेशा यही बोलते हैं कि आप संसार में रहते हुए निर्वाण में रहें। बिल्कुल, मतलब 50% आपकी गृहस्थी और 50% अध्यात्म में, ना उधर ज़्यादा हो ना उधर ज़्यादा, बैलेंस्ड लाइफ आप लीड करते रहो और जीवन को बहुत अच्छा आप वो करिए। तो ये तो बहुत अच्छा रहा कि क्योंकि जब उनको ये डर था तो मैं उनको बताती थी कि अगर मैं ये गृहस्थाश्रम छोड़ दूंगी तो मैं तो अधर्म में आ जाऊंगी, ये मेरा धर्म है, गृहस्थाश्रम मेरा धर्म है। आप समझते क्यों नहीं, मैं कुछ छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, मैं अपना धर्म निभाती हूँ। सर आप सर को सुने नहीं हैं, सर हमेशा बोलते थे घर छोड़ के भागेड़ वृत्ति नहीं करना है, यू नो, घर में रह के आपको ध्यान करना है। 23 आवर्स यू डू योर ड्यूटीज़, 1 आवर यू डू मेडिटेशन, यू नो। तो आप लोग नहीं डरो, ये मत सोचो कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, पर फिर भी एक डर तो रहता ही है। उनके पास अपने तरीके से सोच थी। हाँ, उनके। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो आपने पति जी की जैसे BA मास्टर एक बुक पढ़ी, हाँ, ठीक है। ऐसे पति जी ने बुक्स लिखी कम है खुद की, पर तेलुगु में ज़्यादा है, हाँ, बट हिंदी में उतनी नहीं है। तो आपने सारी बुक्स को आपने पढ़ा, जैसे उन्होंने उनकी जो भी हिंदी में बुक थी ना, ध्यान के ऊपर, वाक क्षेत्र के ऊपर भी सुना है, उनकी जितनी भी हिंदी में थी सब मैंने पढ़ ली थी। और सबसे ज़्यादा बात तो मैं तो पत्री सर को ही पढ़ती रहती थी। अच्छा पहली बार मेरे जब घर पे आए जी, तो घर वालों ने तो कोई इन्होंने को अवकार नहीं दिया, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे। मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो सर जब आए तो मेरे घर मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे देवर, ननन, सब लोग घर पे थे और बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया था, वो सब लोग आ चुके थे। उन सबों ने पत्री सर को ग्रीट किया, मेरे घर वाले नहीं थे उसमें, मेरी बेटी की सिवा। तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे कि अरे अतिथि हमारा संस्कार है, अतिथि देवो भव, ये तो फिर मेरे गुरु है, तो मेरे गुरु की जब इधर इस घर में सम्मान नहीं है उसका मतलब मेरा ही सम्मान नहीं है, ऐसा सोचने लगी। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने पत्री सर से रात को बहुत रोई मेरी बेटी को लेके कि कैसे अपने घर वाले हैं जी, सर आए उनको ग्रीट भी नहीं किया किसी ने, बाहर वाले सब आए। तो मेरी बेटी भी थोड़ी तकलीफ, उसको भी लगा कि मामा ठीक बोल रही है। तो दूसरे दिन सुबह मैंने ऐसे ही सर को बोला कि सर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे घर वाले हैं आपको तो मुझे डांटती है, आप अपने आप को समझती क्या है, आप मेरे को जानती हैं, आप जानती कि मैं भगवान हूँ, वो नहीं जानते। तो जो जहाँ है वो सही है, वो लोग जहाँ भी है वहाँ सही है, आप ही कुछ अपने आप को जरा ज़्यादा समझने लगी हो। ऐसे करके मुझे और डांट दिया। तब मुझे उनकी मतलब गहराइयों का पता, ऊंचाई और गहराई सर की, जो कि हाउ ब्यूटीफुली सेड कि उन्होंने उनको भी इल्ज़ाम नहीं लगाया मेरे घर वालों के ऊपर। मतलब एवरी टाइम
मेरे घर पे आते थे तो बाहर वाले सब रहते थे, मेरे घर वाले नहीं रहते थे। पर सर ने कभी पूछा नहीं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके घर वाले सब कहाँ हैं, कभी भी नहीं। सब कुछ जानते थे कि ये अकेली है इस मार्ग में, रास्ते पर चलने रास्ते के पे। लिए। तभी एक बार उन्होंने पूछ भी लिया मुझे कि अगर शीला जी मैं आपसे कहूँ कि इन सबको छोड़ के मेरे साथ चले आओ तो क्या आप चले आओगे? बोले सर इसी मिनट में आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं बैग पैक करूँ क्या? सर बोले नहीं, पहले अपनी ड्यूटी ख़त्म करो फिर बाद में देखेंगे। मतलब दिस इज़ द वे मास्टर टेस्टिंग यू, कि मैं इनके पीछे अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा। मतलब एक जो उन्होंने बीज डाला है उसको पौधा बनने के लिए हाँ। जो भी समय उन्होंने डालना है बिल्कुल, वो परख के। Yes. हाँ, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए तराशे हुए हीरे वो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे सचमुच कहूँ तो मैं क्या थी और आज क्या हूँ, बहुत मैं कितना भी उनका धन्यवाद करूँ कम है। हमने भी सुना है कि वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि जो अपनी सोल जो भी जर्नी कर रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करो, सबको अपनी अपनी जर्नी खुद करने दो। मतलब हम फोर्स नहीं करें किसी को भी, हमारी गृहस्थी में या हमारे साथ कोई चल रहा है या नहीं चल रहा, पर हमें जो चलना है हम खुद चलते रहें। अपने आप उनका समय अगर जब आएगा तो वो चलेंगे तो ठीक है, इस जन्म में नहीं चलते तो भी ठीक है। वो हमारे जीवन में आए तो हमें कुछ ना कुछ उनसे भी सीखना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका कितनी बड़ी पेशेंस टेस्ट होती है जब आप अकेले आगे बढ़ के और कोई आपका साथ नहीं देता। बहुत बड़ी पेशेंस है ये एक लाइफ की, बहुत बड़ा। तो हम आगे की यात्रा में आपसे समझना चाहते हैं कि आपने जैसे पति जी के साथ ऐसे मार्ग शुरू कर दिया आगे चलने के लिए, तो आप पति जी के साथ आपने कोई यात्राएं भी करी जीवन के अंदर? ओह माय गॉड, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माय लाइफ। सर से मिलने के बाद एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो, मैं जहाँ भी सर होते थे मैं चली जाती थी और 4 दिन का प्रोग्राम करके 10 दिन रुक जाती थी। वापस जाने को मन ही नहीं करता था जी। सर फिर बोलते थे अब जाओ, मैं आपको देख के तंग आ गया हूँ जी। अब आपको जाना है। ऐसे करके सर का ही इज़ अमेजिंग कि कहीं अटैचमेंट ना हो जाए ना। तो 4 दिन का बोलते तो तब बोलते हैं आपको जाना होगा क्या? बोला नहीं, आप बोलते हो तो ठहर जाती हूँ, तो फिर ठहर जाइए ना। तो ऐसे 2-3 दिन ठहरती हूँ, फिर बोलते हैं जाना होगा। बोला सर आप बताओ, नहीं ठहर जाओ। और ऐसे करके फिर एक दिन अब बहुत हो गया, मैं आपका चेहरा देख के तंग आ गया हूँ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे करके लाइक मतलब से हाउ मास्टर्स वेज आर कि कहीं हमें उनसे अटैचमेंट नहीं हो जाए। कि मेरा बस चले तो मैं तो कभी सर को मिलने के बाद एक पल के लिए उनसे अलग ना हूँ, क्योंकि इतना सीखने को मिलता है उनको ऑब्जर्व करके। मास्टर को जो ऑब्जर्व करके उनके साथ चलने में जो अपनी एनलाइटनमेंट इतनी जल्दी हो जाती है कि उनको देख देख के और पत्री सर इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने आज तक, क्योंकि जब भी मैं डिप्रेशन में थी तो मैं दूसरों के पास भी गई थी, ऐसा नहीं था मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में दूसरे को नहीं सुना है। मेरे को हीलिंग के लिए बोला गया पर मुझे हीलिंग मंजूर नहीं थी। मैंने कहा मुझे मौत मंजूर है पर मुझे हीलिंग मंजूर नहीं है, मैं इतने सीवियर डिप्रेशन होने के बावजूद भी। तो रेकी पढ़ाने के लिए सब लोग मुझे देते थे आउट ऑफ कंसर्न मेरे फ्रेंड्स वगैरह, पर मुझे समझ में नहीं आता। बोला ये हीलिंग अगर वो मुझे कर सकते हैं तो मैं भी अपने आप को हील कर सकती हूँ ना, ऐसी मेरी समझ थी। फिर उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग में मुझे किसी ने बोला कि श्री श्री रविशंकर का ये कोर्स है तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने वो कोर्स किया 10 दिन का। मुझे लगा ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं वो तो मुझे पता ही है ऑलरेडी। तो मेरे को समझ में आया मुझे श्री श्री रविशंकर भी इम्प्रेस नहीं करे। तो मुझे लगा मैं क्या अपने आप को समझती हूँ। तो ओक्यू में करके एक था डिवाइन लाइट, वो भी मैंने सीखा, पर वो भी सीखने के बाद मुझे लगा नहीं ये मेरे लिए नहीं है। जब पत्री सर को मैं मिली, बोला यार दिस इज़ द मैन आई वॉज इन सर्च ऑफ फिर मैंने सर को बताया सर ऐसे मेरे साथ हुआ, सबको मिली पर कोई मुझे रास नहीं आया, तो मैं क्या समझती हूँ अपने आप को। तो सर ने तभी बताया कि आप PhD के स्टूडेंट हो लगेगा जी। तो आप PhD आप ऑलरेडी ध्यान में आ चुके हो पिछले जन्मों से, तो फिर आपको ध्यान के सिवा और कुछ पसंद नहीं आएगा। क्योंकि हमने सुना है आपके पास पति सर के साथ बाहर के एक्सपीरियंसेस भी हैं। जी। एक ब्रेक के बाद अभी सुनते हैं आपसे उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं।
मैम आप हमें बताइए, हमने सुना है, मैंने पहले भी सुना कि आप सर के साथ यूएसए भी गए, और उससे पहले आपकी एक यात्रा थी, आप हमें उसके बारे में बताइए कि आप इजिप्ट गए। जी। हाँ, तो इजिप्ट के बारे में हमें कुछ बताइए कि लोग, हम पिरामिड को पीएसएसएम में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आपने इजिप्ट में अकेले उस यात्रा को अकेले फैमिली के साथ ही किया, ऐसा मैंने सुना है, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, इट वॉज इन 2004 2005। तो अचानक मैंने सर को बताया कि सर मैं इजिप्ट जा रही हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि सर ने इजिप्ट देखा नहीं है, क्योंकि हम पिरामिड में मानते हैं। तो सर क्या बता रहे हो, आप इजिप्ट जा रहे हो? बोला हाँ। अरे यू आर द फर्स्ट पिरामिड मास्टर इज़ गोइंग टू विजिट इजिप्ट, आप पूरा वहाँ से सब कुछ जान के आना, मुझे बताना सब चीज़। तो मैं तो एकदम खुश हो गया, अरे वाह वाह वाह। तो जब मैं इजिप्ट गई तो मैं इतना डिटेल में सब, वो जो गाइड थी उसको सब डिटेल में पूछ रही हूँ, इसका पूरा हिस्ट्री मुझे बताओ, तो मैं ऐसा हो जाता था कि मैं उसको छोड़ती नहीं, उसको आगे पीछे घूम के डिटेल में सब जानने की कोशिश कर रही थी। तो सब कुछ वहाँ से लेके आई, और वहाँ पे हम लोग ने इजिप्ट में, मेरी बेटी मेरे साथ थी, जो शी इज़ ऑल्सो पिरामिड मास्टर एंड थर्ड आई मास्टर ऑल्सो। तो वी वेंट टू किंग चैम्बर्स। दैट टाइम किंग चैम्बर्स ओपन नहीं था, तो जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं था। तो जहाँ भी हम लोग को जगह मिली, हम लोग दोनों जन ने 15 मिनट ध्यान किया। तो उस 15 मिनट के ध्यान में मेरी बेटी ने देखा कि एक मम्मी से मैं बाहर निकल रही हूँ। आफ्टर द मेडिटेशन शी शेयर्ड दैट एक्सपीरियंस विथ मी, मम्मा मैंने आपको एक मम्मी से बाहर निकलते हुए देखा, मतलब इस इजिप्ट में आप रह चुकी हो ऐसे। पर पता नहीं था मैं कौन हूँ, पर मैं मम्मी थी वहाँ पे। तो आने के बाद मैंने सर को बताया, सर मैं आ गई हूँ, मैं कहाँ मिलूँ आपसे, मैं सब कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, आप पहली पिरामिड मास्टर है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आऊँगा आपसे मिलने लिए। और सर आ गए, पुणे में थे वो, और 3 दिन के लिए बोला मैं 4, 5, 6 तारीख आपके साथ रहूँगा। तो मेरा तो मतलब पूछो ही मत, हाल बेहाल था कि सर मुझे मिलने आ रहे हैं, मतलब इट्स सच अ बिग थिंग। तो मैंने बहुत घर को तो महत्व की बात है कि बिल्कुल एक बिल्कुल गुरु आपके पास चल कर आ रहे हैं। बिल्कुल। और उस वक्त ऐसा था कि मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड तो 3 साल तक तो पत्री सर को देखे तक नहीं। जी। पत्री सर मेरे घर आते थे, रहते थे मेरे घर, 4-4, 5-5 दिन रहते थे। तो मेरे हस्बैंड उनको नहीं मिले, हमारा डिप्लेक्स था तो ऊपर से ही चले जाते थे, और 3 साल तक, और कभी सर ने पूछा तक नहीं। तो उस वक्त ऐसा हाल था कि कोई नहीं था घर में, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मैं खुश हो गई कि अभी तो सर से एकदम इन लोगों की मुलाकात हो जाएगी और वो ये समझ पाएंगे पत्री सर क्या चीज़ है, तो पर ऐसा हो गया कि सर 4 तारीख को आ रहे हैं, और 2 तारीख को मेरी ननंद की बेटी कोई लड़का देखने आ गई मेरे घर। तो लड़का पसंद आ गया, 4 तारीख को सर आ रहे हैं, और 4 तारीख को मेरी ननंद वगैरह, क्योंकि सगाई तय हो गई, लड़का अमेरिका से आ रहा था, वापस जा रहा था, तो टाइम नहीं था। तो मेरा तो पूरा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। मतलब मैंने शामियाना, पूरा मेरे टेरेस पे मैंने पूरा शामियाना बनाया था कि सर आएंगे तो सुबह क्लासेस होंगे, और शाम को मैंने एक नटराज हॉल बुक किया था, वहाँ पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जैसा यहाँ होता है ना प्रोग्राम, मैंने सब देखा हुआ था कि कैसे हमारे यहाँ बुद्ध पूर्णिमा वगैरह में कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं, सुबह ध्यान होता है और शाम को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। तो मैंने सब गाने वाले को भी तैयार किया था, हमारे ही खुद के गाने वाले, मतलब बाहर के नहीं। तो सब प्रोग्राम पूरा, और ये सगाई के चक्कर में पूरा प्रोग्राम मेरा चौपट हो गया। तो थोड़ा दुखी हो गई मैं। तो सर और डांट दिए मेरे को, हर चीज़ पे मुझे ही डांटते बोलते हैं तो अगर सिचुएशन बदलती है तो प्लानिंग बदलना। मैंने सर को अपने ही घर में रखा, घर में 25 लोग आ गए, ननंद आ गई, देवरानी आ गई, बेटियाँ आ गई, सब लोग, तो पूरा घर भर गया, सर को सोने की जगह नहीं। और सर एक जगह पर ऐसे सो गए जहाँ पे सर्वेंट्स होते हैं। अच्छा। मुझे तो इतना रोना आया, इतना कि मेरे घर वाले कोई ने पूछा तक नहीं कि तेरा गुरु सोएगा कहाँ। तो दूसरे दिन वापस उसी बात पे सर से, आपको क्या लेना मैं कहाँ भी सोऊं, आप क्यों इतना सिंपैथी दिखा रही है अपनी, जी। मैं कहीं भी सोऊं, आपको क्या लेना देना। और एक और अनुभव कि क्या चीज़ है ये सर, कभी किसी को दोष नहीं देते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं
ये आपकी गलती है, आपको पता चला कि सिचुएशन बदल गई है तो आपको मुझे होटल में ट्रांसफ़र करना था। बोला सर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती थी ना, थोड़ी ग्रेडी हो गई थी, तो मुझे आपसे घर से नहीं जाने देना था, आपकी एनर्जी में रहना था, तो फिर ये आपकी गलती है, ऐसे करके। और बहुत नाराज़ हो गए थे मुझसे। और फिर ये 3 दिन के प्रोग्राम के बाद हम लोग सब गोवा जाने वाले थे, तो उन्होंने शिवा प्रसाद उनके साथ थे, तो शिवा को बोल दिया स्टूपिड लेडी को हम नहीं ले जाएंगे। मुझे तो इतना रोना आया, बोला बाप रे अभी गोवा भी नहीं ले जाएंगे मेरे को। और घर में जो सगाई थी तो उस सगाई में मैं नहीं गई जी। मैंने बोला जहाँ मेरे गुरु का सम्मान नहीं तो मैं उनका सम्मान क्यों करूँ। मेरी ननंद की बेटी की शादी है, मेरे ही घर में है, मुझसे नहीं पूछा जा रहा है कि तेरे गुरु आए हैं तो क्या करें, हम ये सगाई करें ना करें, अभी करें या बाद में जाने, गुरु के जाने के बाद करें। मुझे कुछ पूछा ही नहीं गया, मेरे ही घर में मुझसे मेरी ननंद ने किसी ने पूछा तक नहीं। बोला अगर उनको मेरे गुरु की नहीं पड़ी है तो मुझे उसकी बेटी की क्यों पड़ी जी। तो मेरे ससुर मेरे गुरु को बोले कि इनको ज़रा समझाइए, आज शाम को एंगेजमेंट है, तो उनको बोला आइए, ना बोल रही है मैं नहीं आऊँगी। तो सर ने बोला अरे जाइए ना भाई, ऐसा क्यों करती है। बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो जो आपको मान नहीं देते तो मैं क्यों उनको मान दूँ। तो मैं नहीं गई। तो सर ने वो भी देखा। फिर रात को हम लोग वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से बाहर वापस आए तो इस तरह से मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो घबरा गई, मैं बोली ये मेरे को छोड़ देंगे क्या, मेरी कुछ गलती हो गई है शायद। तो मैंने शिवा को बोला शिवा अब सर क्या करेंगे। वो मेरे घर पे भी नहीं आए, वो चलने लगे, टहलने लगे वो मेरी गली में। बोले ये घर नहीं आएंगे क्या। बोलते कि तो वो भी एकदम शिवा भी अपना तौर, आप जाइए सो जाइए, उनको आना होगा तभी आएंगे। बोला ठीक है। तो मैं तो जहाँ सर सोते थे ना उसके सामने ही सोफ़ा था, वहाँ बैठ गई, रोने लगी। बोला ये सर मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, ये सर मुझे छोड़ के ना चला जाए, मैंने क्या कुछ गलती कर दी, कुछ गलती कर दी क्या। ये डर के मारे ना पूरी रात मैं ध्यान में थी, आँख से पानी बह रहे थे। और सुबह हो गई मुझे 8 बजे, और सर ने एकदम आवाज़ आई सर की, उठो नाटक बंद करो, अंदर जाके सो जाओ। तो मैंने आंखें बंद करके ही ना सर से बोला पर मुझे गोवा आना है, पर मुझे गोवा आना है, ऐसे करके भाग गई अंदर जाके और सो गई। 10 बजे शिवा ने मुझे उठाया, बैग पैक करो अब गोवा आ रहे हो, और मुझे ले गए गोवा। पर वहाँ 3 दिन मेरे से बात नहीं की जी। कितना टेस्टिंग मेरा करे। 3 दिन मुझे, मैं कुछ भी बोलूँ तो मुझे काट देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं मेरा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं। मैं कुछ भी बोलने जाऊँ, और 30 पीपल वर देयर, आई वॉज द ओनली वुमन, बाकी सब जेंट्स थे। पर मैंने 3 दिन बहुत मज़े किए, वहाँ भी ध्यान सिखाया लोगों को जी। वो मेरे मतलब वो सबसे पूछ के जान लेते थे मैं क्या कर रही हूँ जी। मैं अपने में ही मस्त थी, पर उनको सब पता था मैं क्या कर रही हूँ जी जी। पर दिस इज़ द वे हाउ मास्टर टेस्ट यू नो। और जाते वक्त सबको बाय बाय करते हैं, सबको बाय बाय करते हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, वो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। फिर लास्ट में गाड़ी में पैर रखते बोले अच्छा बम्बई कब जा रहे हो। मैंने सर बस 1 घंटे में फ़्लाइट है। ठीक है मिलते हैं, ऐसे करके निकल गए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को हमने भी बहुत महसूस किया है कि हमारा उतना कांटेक्ट नहीं था, पर जब से हम मिले हैं कि सर हमेशा अगर आपको कुछ सिखाना है ना तो सर आपसे मुंह मोड़ लेते, मतलब कि आप अपने इंटरनल से रियलाइज़ करो कि आपको क्या सीखना है। मैंने ऐसा महसूस किया, क्या आपको भी ऐसा अनुभव लगता है क्या। बिल्कुल एवरी नाउ एंड देन उन्होंने मेरी परीक्षा ली है, मतलब। पर मैं हमेशा सर को बोलती थी आई एम योर बेस्ट स्टूडेंट सर। मैंने हर गलती एक बार की है, वो गलती मैंने कभी रिपीट नहीं की, तो आई एम योर बेस्ट स्टूडेंट ना सर, ऐसे मैं उनको हमेशा बोलती थी। क्योंकि अमेरिका में भी जब मैं उनके साथ गई बहुत मज़ा है, मतलब 2 महीना कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। मतलब अपने घर वालों के साथ भी अब 10 दिन जाओ तो लगता है अब चलो वापस घर चलते हैं। यहाँ तो 2 महीना गुजर गया और जाने का दिन हुआ, बोला माय गॉड जाना है अभी। बोलते क्यों अभी मन नहीं भरा। बोला नहीं सर नहीं भरा बिल्कुल। तो पर वहाँ भी हर जगह पे कहीं ना कहीं मैंने कोई ऐसी बात कर दी या ऐसी कोई तो डांट ऐसी पड़ती थी
ये ना आगे पीछे देखते थे, इतना सबके सामने मुझे इस तरह से डांटते थे। मैं सर बस ठीक है, हो गया, मैं समझ गई सर, पर उनका चलता ही रहता है ना, दैट इज़ द वे ही इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो मैं जब भी मिलती थी फिर उनको अकेले में, बोलते आपने डांटा, भले डांटा, पर सबके सामने क्यों डांटा, अकेले में भी तो डांट सकते थे आप जी। तो फिर वो हंसते रहते हैं, यू नो। मैं रोती रहती हूँ, वो हंसते रहते, और मैं बोलती हूँ, और अपने जो घाव जो उन्होंने डांटा है तभी हम क्लोज हो जाते हैं ना, हर्ट हो जाते हैं, बोलते ऐसे सबके सामने डांटा दिया तो हम चुप हो जाते, मैं चुप हो जाती थी। तो फिर बाद में वही ऐसी बात करके ना मुझे खुला भी कर देते थे। खुला भी कर दे। तो हमारे ऐसे आपके जीवन में ये चीज़ तो बहुत अच्छी रही कि आप क्लोजनेस जो थी, गुरु की क्लोजनेस, उनके ऑरा में रहना और सब कुछ सीखना, आपको ये तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मिला। तो आपने थोड़ा थोड़ा तो जैसे सिखाना शुरू किया लोगों को मेडिटेशन, जो थोड़ा थोड़े प्रोसेस में है, क्या आपने इसको कोई लार्ज स्केल पे भी आपने सिखाया लोगों को? जी जी, जैसे ही सर मेरे को श्रेयान दागा के घर मिले और बताया कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आता हूँ तो मेरे लिए क्लास अरेंज करो, मैंने तुरंत शुरू कर दिया था। एवरी टाइम व्हेन ही कम्स, चाहे लोग आए नहीं आए, मैं हॉल बुक कर देती थी, 100 जन का, 400 जन का, 500 जन का, और वन मैन शो। पैम्फलेट भी मैं निकालती हूँ, होर्डिंग्स भी मैं लगाती हूँ, हॉल भी मैं बुक करती हूँ, खाना भी मैं खिलाती हूँ, सर को अपने घर पे ठहराती हूँ। तो इट वाज वन मैन शो। घर वाले कोई मेरे साथ नहीं थे, ऑफ कोर्स ना नहीं बोलते थे, और पैसा कहाँ से मैं इकट्ठा करती थी वो मैं जानती हूँ। हस्बैंड से कभी पैसा नहीं मांगा मैंने। हाँ, हॉल भी बुक कर दिया, किसी का 10,000 भाड़ा, किसी का 25,000 भाड़ा, तो कहाँ से मैं लेके आती थी वो मैं ही जानती हूँ। पर मैंने कभी पत्री सर को मिलने के बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तन मन, जैसे मैंने मन में सोचा था कि मैं गुरु की, मतलब पत्री जी की तन मन और धन से सेवा करूँगी, तो धन के बारे में भी कभी भी किसी के पास हाथ नहीं लंबाया, अपने गहने बेच डाले। अच्छा। आज कहने को मेरे पास असली कुछ भी नहीं है। आई एम अ डायमंड मर्चेंट्स वाइफ, बट आज आप मुझे पूछेंगे तो मेरे पास रियल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ, पर किसी से हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि तभी बहुत लोग जुड़े हुए नहीं थे ना, पति सर को जानते नहीं थे, तो पैसों का तो कोई सवाल ही नहीं था। फिर अब जाके कुछ ठीक है। फिर भी 2018 में मैंने 14 मास्टर को बुलाए थे। मैंने नागपुर में प्रोग्राम देखा, मुझे इतना पसंद आया, तो मैंने श्रेयांश से कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बम्बई में होगा तो कुछ बम्बई आगे बढ़ेगा। तो बोले आप करो श्रेयांश, मैं आपके साथ हूँ। तो हाँ तो बोल दिया उन्होंने, पर फाइनेंशियली फिर वो मेरे को मदद ना कर पाए उतना, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। तभी भी मैंने, भूलूँ या नहीं भूलूँ समझ में नहीं आता। आपका इंटरनल, आपको जो भी आपका त्याग था, मतलब एक तो मुझे जैसा लग रहा है कि आपकी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप उठ गई थी। हाँ, मतलब लगाव नहीं था उनके साथ, अटैचमेंट नहीं थी। शौक बहुत है, अटैचमेंट किसी से अटैचमेंट नहीं है। मुझे कभी नहीं, कोई भी चीज़ निकालने के लिए निकाल दी पल तो मुझे आपको कोई अटैचमेंट किसी से नहीं, और कोई अफसोस भी नहीं, कोई अफसोस भी नहीं है। मेरे हस्बैंड सब कुछ जानते थे। मैं कभी पूछते थे, अरे शीला वो तेरा कहाँ गया, वो हार कहाँ है, अरे कहाँ है, कहाँ रख दिया, पता नहीं, ऐसे करके टाल देते। मुझे मालूम, फिर बताते मुझे मालूम था, बेच ही डाला होगा तूने। पर वो कभी नाराज़ नहीं होते थे मेरे, क्योंकि जानते थे कि ये है ही ऐसी। मैं किसी के लिए, ये बात सिर्फ पत्री सर के लिए नहीं, सर के लिए नहीं, कोई भी, आपको कहीं पे भी कोई भी जरूरत हेल्प, होती, किसी को भी हेल्प चाहिए तो किसी से मांगो नहीं, अपना कुछ बेच डालूँ और उसको हेल्प करो। इवन मैं सर्वेंट्स ऑल्सो, मैं सर्वेंट के, मैंने आप एक और चीज़ भी सुनी है, तो मैं हालांकि उस ट्रिप में साथ नहीं थी, कि आप अगर ट्रिप में गए और जिसने किसी ने अरेंज किया, नाम नहीं लेते जी, तो आपने उसकी भी मदद करी, कि उसको भी बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा मैंने सुना था बीच में। क्योंकि हम आपको बहुत बार सुनते हैं, बहुत अच्छा संगीत और खुश मिजाज चीज़ों के साथ अटैच्ड है जीवन के अंदर। तो आपकी इतनी स्ट्रगल के बाद
जैसे इंटरनल स्ट्रगल, और तो आपको ये स्ट्रेंथ इतनी कैसे मिल रही? आप इतना संगीत में भी इतना अच्छा, हम आपके साथ पुरी में थे, हाँ, I know. हमने पुरी में आपको बहुत इंजॉय करते हुए चीज़ को देखा। तो हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी कोई भी परिस्थिति हो, बट हम हर परिस्थिति में खुश कैसे रह सकते हैं। मुझे ना लाइफ में कभी टेंशन ही नहीं होती, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आवे ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती। ठीक है, आया तो आया, क्या करें। ऐसा मेरा, जैसे कि मेरी बेटियों की शादी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मेरी बेटियों के लिए कोई बेटा देखो, लड़का देखो। आ जाएगा, जब समय होगा अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। मैंने कभी अपनी बेटियों के लिए किसी के घर पे क्या किसी को बताया नहीं कि मेरी बेटियों के लिए कोई बेटा देखो, अच्छा लड़का देखो। दोनों की अच्छी सी शादी हो गई और लव मैरिज की दोनों ने। मेरा बेटा भी जो स्नूकर चैम्पियन है, हाँ, तो सुना है हमने ये तो भी जब भी चीज़। वो 12 में था, 12 स्टैंडर्ड में था, HR कॉलेज में पढ़ रहा था, तो फिर उसका गेम बहुत अफेक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ द कॉलेज। तो उसने सोचा मैं करस्पॉन्डेंस करूं। तो घर वाले सब लोग ना बोल रहे थे कि अगर तू करस्पॉन्डेंस करेगा तो तू ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, बीच में ही छोड़ देगा, ये वो। तभी भी मैंने उनका साथ दिया, बोला लोग जिसको जो बोलना है बोले, तेरा दिल क्या कह रहा है, तू चाहता है कि तू करस्पॉन्डेंट करके पढ़ना चाहता है तो तू पढ़, किसी का मत सुन, अपने मन की सुन। तो मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी में कभी दखल भी नहीं दिया, इंटरफियर नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट किया है। मेरी बेटी जो शादी के लिए किसी को पसंद कर चुकी थी, तो सब लोग ना, घर वाले राज़ी नहीं थे, पर मैंने उसको साथ दिया और आज वो बहुत खुश है, बड़ौदा में है। मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है, आज उसकी 3 बेटियां हैं और ज्वेलरी डिज़ाइनर है खुद। अच्छा, हाँ, और दूसरी बेटी जिसकी शादी हुई और डिवोर्स का टाइम आया तो मैं उसके सामने खड़ी थी। मैंने किसी को उसकी ज़िंदगी में आने नहीं दिया, बोला इट इज़ योर डिसीजन, मुझे भी हक नहीं है तुझे पूछने का कि तुझे क्यों वापस आना है। ये तेरा मर्ज़ी, तेरा मन कह रहा है कि तुझे अब ये शादी निभानी नहीं है, मुझे वापस आना है, तो ये घर तेरा ही है बच्चा, तो आ जा। तो अपने बच्चों की ज़िंदगी में किसी को दखल करने नहीं दिया, ना अपने खुद के घर वाले, ना अपन मेरे मिस्टर को भी। मेरे मिस्टर बोलते थे तू इसको चढ़ा मत, सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बोला मेरी बेटी नहीं करेगी, क्यों करे, उसकी कोई गलती नहीं है तो वो क्यों एडजस्टमेंट करे। हाँ, गलत है तो मैं समझ सकती हूँ, पर वो गलत नहीं है तो क्या मरने का इंतज़ार करे उसका, कि अगर कल को कुछ उसने कर दिया तो फिर हम रोएंगे ना। तो उससे अच्छा है, उसका मन करता है वापस आने को तो आ जाने दो। तो वापस आ गई। फिर शी वॉज प्रेग्नेंट विद द बेबी, यू नो, व्हेन शी केम बैक। तो मैंने किसी को बताया तक नहीं कि वो वापस आ गई है, मेरी माँ को भी नहीं जी। सब लोग पूछ रहे थे कि परदीता कैसे वापस, बोला नहीं आई है थोड़े दिन के लिए। फिर मैंने उसको बड़ौदा मेरी बेटी के यहाँ भेज दिया जहाँ उसकी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी में भी वो बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ, 900 ग्राम का, सिर्फ 900 ग्राम्स, बिकॉज शी वॉज बीन टॉर्चर्ड लाइक एनीथिंग ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इन हर इन लॉज। तो बच्चा भी ऐसे, तो मैंने उसको पिरामिड में रखा। हाँ, वो भी ध्यानी थी ना, पिरामिड मास्टर थी, तो हम दोनों सारा दिन ध्यान करते थे। हम किसी को कोई कंप्लेन नहीं, उसके हस्बैंड की कंप्लेन, ना सास की कंप्लेन, कुछ भी नहीं। बोला बेटा हम ध्यान करेंगे, शायद उसको जीवन मिल जाएगा, क्योंकि ही वॉज इन इंक्यूबेटर विथ लॉट ऑफ नलीज वगैरह, यू नो, वो जिंदा रहेगा भी नहीं, पता नहीं था। पर हमने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम ध्यान करेंगे, शायद उसको एनर्जी मिलेगी तो बच जाएगा वो। और मैंने उसको इंक्यूबेटर से बाहर आया तो मैंने उसको कास्केट में रखा था, जहाँ पे ऐसे उसको वुम्ब में है वैसा ही फीलिंग होना चाहिए। तो और वो कास्केट को मैंने अपने घर में अपने पिरामिड के अंदर रखा, के नीचे रखा। मेरे घर में पिरामिड था, तो 24 घंटा वो पिरामिड में रहता था। तो विदिन 6 मंथ्स वो ऐसा हो गया एकदम। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड्स, तो पिरामिड एनर्जीज को भी आपने उसी तरीके से पिरामिड तो मेरा, मेरी जान है। जान है आपकी। आपने एक पिरामिड बनवाया भी, जी, मुझे मुलुंड लगा में बनवाया है ना।
हाँ हाँ, मुंबई में बना है क्या या, वो पिरामिड? क्योंकि जब भी मैं क्लास लेती थी तो मुझे ऐसे होता था कोई ऐसा बंदा मिल जाए एक पिरामिड बनाए। एक बम्बई में एक भी पिरामिड नहीं है। श्रेयांत अगर हालांकि थे, उनके घर में पिरामिड था, पर अभी तक पब्लिक में पब्लिक के लिए नहीं नहीं आया था, था। हाँ। तो मुलुंड में जब क्लास हुए, बहुत सारे क्लास हुए, तो एक क्लास में वो तारा सिंह जी जो एमएलए थे वहाँ के, आज अपने बीच नहीं रहे वो, तो उनको बताया तो बहुत खुश हो गए कि चलो बनाते हैं पिरामिड। तो उन्होंने बताया हमारा गार्डन है यहाँ पे बीएमसी का, हाँ हाँ तो जाके देखो, आपको अगर पसंद आए तो हम बना देते हैं। हाँ हाँ। तो हमको तो जगह इतनी पसंद आ गई, देयर वॉज अ वाटर बॉडी ऑलरेडी देयर, और पार्क था और हाईवे पे था, तो आने जाने वाले सब लोग देख सकते ये पहला पिरामिड और सब देख पाएंगे। तो तुरंत बन गया 40x40 का पिरामिड बन गया। और मैं सबको बोलती रहती हूँ कि इस पिरामिड को अगर दाग लगेगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी। ये मेरा फर्स्ट स्पिरिचुअल बेबी है, इनको आँच नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत मेरा मेरा गौरव है, गौरव ये पिरामिड मेरा गर्व भी बोलो, गौरव भी बोलो। हाँ 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 जैसे पत्री सर मेरा गर्व है, मेरा गौरव है, वैसे ये पिरामिड मेरे गर्व और गौरव है। तो आपको मतलब कि पिरामिड एनर्जीज जो पीएसएसएम का एक हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स का एक है कि पिरामिड हम वो करते हैं। हमारी 4 चीज़ें हैं, पिरामिड है, सज्जन सांगत्य है, स्वाध्याय है और मेडिटेशन है। तो आपने पिरामिड भी ले आए, मेडिटेशन भी ले ले आए, और स्वाध्याय तो आप पहले से करते हैं जैसे पति सर ने बनाया। तो सज्जन सांगत्य के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़े? एक्सपीरियंसेस शेयर करना या लोगों से सुनना, जी, आपको कैसे मुझे लगता बहुत था? अच्छा लगता था लोगों की कहानी सुनना, मुझे बहुत, क्योंकि उसमें से मुझे बहुत मटेरियल मिलता था। जी क्योंकि और हर एक को सुनती थी, मुझे लगता था बाप रे, लोग कितने दुखी हैं और लोगों को, दूसरों को कितना दुख दे रहे हैं, जी बहुत अंदर तक मैं जा सकती थी सबके जीवन में, और एक कंपैशन उठता था अंदर से कि भगवान इनको इन सब से मुक्त कर दे। ख़ास तौर पे औरतों पे और बच्चों पे होता था ना, तो खून खौल उठता था कि अरे बाप रे, ये आदमी लोग कैसे हैं, क्यों इतना दर्द दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता था औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, कि सास बन के खुद इतना सहन किया तो बहू को क्यों इतना सहन कराती है। तो ये सब मेरी समझ में नहीं आता था। मुझे याद है बचपन में मैं अपनी माँ से पूछती थी कि माँ जब सास बनती है तो उसके अंदर की माँ कहाँ जाती है? तो माँ बोलती तू छुट्टी नहीं समझ पाएगी। भाई भाइयों में झगड़ा देखती थी तो लगता था कि अरे पैसा होने के बावजूद भी भाई भाई क्यों झगड़ रहे हैं। और कभी छोटा भाई ज़्यादा पैसा कमाता है, बड़ा भाई कम कमाता है, तो बड़े भाई की बीवी उतने अच्छे कपड़े या गहने नहीं पहनती, और एक ही घर में रहने के बावजूद भी इतनी जुदाई क्यों। तो माँ से पूछती थी, माँ ऐसा क्यों, सब बांट के क्यों नहीं खाते हम लोग, ऐसा क्यों? तो तू नहीं समझेगी। माँ का हमेशा यही जवाब रहता था, तू छोटी है तो नहीं समझेगी, तू छोटी है तो नहीं समझेगी। पर मुझे ये कभी समझ में नहीं आया। तो मेरी शादी होने के बाद मुझे बरोबर याद है कि हम जो कुछ भी, मेरी देवरानी, मेरी ननन, मैं, तीनों, एवरीथिंग टुगेदर, एवरीथिंग, जो भी पहनो तीनों मिलजुल के पहनते हैं, सब कुछ बांट के, मेरी ननन जब शादी करके गई तो वो उतने अच्छे, मतलब पैसे वाले नहीं थे, तो हमारे घरों में शादी होती थी तो मेरा और मेरी देवरानी का जो भी, वही ननन का होना चाहिए, उसको कमी नहीं महसूस होनी चाहिए किसी चीज़ की, और हम तीनों मिलजुल के, आज भी हम तीनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। और हम जब भी बैठते हैं साथ में तो हमारी स्पिरिचुअल बातें ही होती हैं। कभी भी हम घर किसी की गॉसिप करना हमें गवारा नहीं। बुक पढ़ते रहते हैं और हर बुक में एक दूसरे को बताते हैं, अरे ये बुक में देखा ये लिखा है, ये बुक में देखा ये लिखा है, मतलब दैट इज़ शेयरिंग अवर। तो हम तीनों, तो हमारे रिश्तेदार भी हमेशा कहते हैं कि इन लोगों के बीच में हम लोग फाट फूट करानी है। वो लोग इतने जलते हैं हमसे कि तीनों को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा। एक दूसरे को बहुत समझते हैं हम लोग, बहुत ही। हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, और अब तो सबको ही ध्यान में आ गया है। मेरी देवरानी ध्यान करती है, ननन करती है, बच्चे करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन करते हैं, एवरीबडी इज डूइंग मेडिटेशन। वेरी गुड। आपकी एनर्जीज या अपना रंग मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो एनर्जीज आपकी काम कर रही है। बिल्कुल 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 समय लगा,
हाँ, समय लगा हाँ। पर फल मिल गया। बट आपने पेशेंस दिखाई तो वो पेशेंस रंग लेके आ रही और मेरे ससुर, या ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड। वो मेरे को इतना इंस्पायर करते हैं, इतना इनकरेज करते हैं। मेरा हस्बैंड भी नहीं करते उतना मेरे ससुर। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इन माई हाउस फॉर एवरी वन। मैं देवरानी भी बोलती है दादाजी, हम लोग उनको दादाजी बोलते हैं, दादाजी इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड। हर एक को इनकरेज करते हैं। एंड ही इज़ 90 ईयर्स टुडे, अच्छा, बट फुल ऑफ लाइफ, वेरी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ मतलब फ्रेंडलीनेस, यू नो। हर एक के साथ, हर बच्चा, इतना छोटा हमारा बच्चा भी दादाजी 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 दादाजी, सब लोग। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी इन आवर हाउस, यू नो। मैम एक हमने आपका बहुत म्यूज़िक सुना, हमने बहुत बार जूम की क्लासेस में ज़्यादा सुना, या जब हम पुरी में हम इकट्ठे थे तो हमने अंताक्षरी का प्रोग्राम किया था। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ सर जो हमें बोलते हैं कि इन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट हमारी साथ साथ चलनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, और आप अपना हुनर जो आप संगीत का है वो भी हमें थोड़ा सा कुछ बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सर है ना बांसुरी बजाते हैं ना, तो मुझे ये गाना बहुत पसंद था। तो सर जब पहली बार मुझे मिले और बोले कि कुछ सुनाइए, तो ये गाना मैंने उनको सुनाया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरियाँ। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरियाँ। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, छोड़ चली मैं लाज का पहरा, जाने कहाँ अकेली चली मैं, जाने कहाँ अकेली। रसगोले धुन यूं बोले तेरा, जैसे ठंडी पड़े फुआर रे, ये कौन बजाए बांसुरियाँ। कदम कदम पर रंग सुनहरे है किसने बिखराया, नागिन का मन डस कर लेने कौन सपेरा आया, न जाने कौन सपेरा आया। पग डोले दिल यूं बोले तेरा हो के रहा शिकार रे, ये कौन बजाए बांसुरियाँ। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरियाँ। This was the first song I sang to Patri. वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे दर्शक भी इसको सुन के उनका भी मन डोलने लग जाएगा। अभी हम चर्चा करते हैं कि आप जैसे अपनी गृहस्थ जीवन के साथ साथ अभी आप करताल आ गई, अपने उस एक चैप्टर को थोड़ा सा पीछे छोड़कर आपने एक नया चैप्टर करताल में शुरू किया, आप यहाँ रहने लग गई, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, वैसे बहुत सालों से इंतज़ार था इस बात का कि मैं पत्री सर के इस मिशन में उनका बरोबर का साथ दूं, और देती भी रही थी। पर बम्बई में रह के जितना मैं करना चाहती थी उतना कर नहीं पा रही थी। तो मन में होता था कि बम्बई छोड़ के मैं कहीं इस जगह पे सेटल हो जाऊं और 24 आवर्स आई कैन वर्क फॉर पत्री जी, PSSM, PMC, व्हाटएवर। तो लॉकडाउन के पीरियड में मुझे ये नज़र आया कि लोग पसंद करने लगे मेरा मेडिटेशन क्लास, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने लगी। पर घर में ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड थोड़े मुझसे नाराज़ हो गए कि सारा दिन तुम
ऑनलाइन पे रहती हो, घर का कोई ध्यान नहीं है, ये नहीं। पर उस वक्त मेरा बेटा बम्बई आ गया था। आज तक तो वो शेफील्ड में रहता था, यूके में। लॉकडाउन में वो बम्बई आ गया, तो उसने देखा कि डैडी मम्मा को बहुत कंट्रोल कर रही है, उनको करने नहीं दे रहे हैं जो उनको पसंद है। तो बाप को बोल दिया कि लेट हर डू व्हाट शी लाइक्स, आप क्यों उसकी दखल करते हो उसमें, दैट इज़ व्हाट हर जॉब इज़, हर प्रोफेशन इज़, हर लव इज़, यू नो। तो बहुत मुझे सपोर्ट किए। पर एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही मेरे हस्बैंड मुझ पे हावी हो रहे हैं। तो एक दिन मैंने उनको बोल दिया कि अब मेरा और आपका यहाँ तक का ही साथ था, अब मुझे जाना होगा। और मेरे बेटे ने मेरे को प्रोत्साहन किया कि मॉम यू गो टू हैदराबाद एंड सर्व पत्री जी। हम लोग सब समझ चुके हैं कि तेरा मन यहाँ है तू, पर तेरे आत्मा कहीं और है, तो हम आप उसको रजा देते हैं। तो तीनों बच्चों ने मिलकर कि अब हम हमको रजा देनी है, फ्री कर देना है कि अभी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम अब बड़े हो गए, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। उसने सब कुछ जो भी करना था सब कुछ कर चुके हैं। और डैडी है वो उसको यहाँ रह के ये काम करने नहीं देंगे जो वो करना चाहती है। क्योंकि लेटली ऐसा होता था कि वो मुझे हर तरफ से कोशिश करते थे कि मैं पत्री सर से दूर हूँ, PSSM से दूर हो जाऊँ, ऐसी शादी से भी करते थे, पर नहीं, काम में नहीं आई उसकी। और बेटे ने फिर मुझे बोल दिया। तो सर को मैंने फ़ोन किया कि सर झुप्पड़पट्टी में रहना मुझे पसंद है, बट ये महल में मेरा दम घुटता है। तो सर ने बोला तो चले आओ हैदराबाद, मेरा विला है आप ही का है, तो मैं 14 तारीख को पहुंच रहा हूँ, तो आप आ जाओ तब तक। बोला सर अब तो एक दिन भी नहीं ठहरना है, आपने बोल दिया तो मैं तो कल ही निकल रही हूँ, मैं हैदराबाद पहुँच रही हूँ। तो बोले ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपके लिए घर खाली हो जाएगा और आप रह सकते हैं जितना। फिर मेरे बेटे से बात की, बेटे ने कहा मैं आप मम्मी को आपके पास छोड़ने आता हूँ, तो आप उनका ध्यान करें रखें। तो इसी तरह 2 तारीख को रात को सर से बात हुई, 3 तारीख को टिकट बुक हो गई, बैग पैक हो गया, 4 तारीख को मैं यहाँ आ गई। और उस दिन और आज मुझे 3 महीना ऑलमोस्ट होने को है, पर पता नहीं चला समय कहाँ गया। यहाँ के मैं इतनी खुश हूँ और इतना काम कर सकती हूँ। यहाँ रह के मैं पूरी दुनिया तक पहुँच सकती हूँ, जो मैं बम्बई में नहीं कर सकती थी। यहाँ रह के मैं बम्बई का काम कर सकती हूँ, बम्बई में रह के नहीं कर पाई थी। तो आई एम रियली एब्सोल्युटली वेरी ग्रेटफुल टू पात्री जी टू टेल मी दैट यू कम हियर एंड स्टे इन माई ओन विला दैट इज़ योर्स, यू नो। एक गुरु क्या क्या कर सकता है, यू नो। उन्होंने मुझे जो सहारा दिया है, जो सम्मान दिया है, आई एम रियली आई डोंट हैव वर्ड्स टू प्रेज पात्री जी। फॉर मी ही इज़ द अल्टीमेट, ही इज़ द अल्टीमेट। तो अभी अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी जर्नी में हमें बहुत कुछ पता चल गया। कई नए दर्शक हैं, कई ऐसे भी दर्शक हैं जो जैसे आपकी परिस्थितियां बनी वैसे भी होंगे, और कई इससे विपरीत भी होंगे। बट एज ए जर्नल आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जीवन के जो अनुभवों से लेकर आपने लिए? किसी भी बातों से मायूस ना हो, क्योंकि जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में घट रहा है वो आप ही की वजह से हो रहा है। ये अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, किसी और को ब्लेम ना करें, न किसी को जज करें। जय पत्री सर बोलते हैं नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, नो वायलेंस, नो अटैचमेंट। तो ये सब पहले से मैं ऐसी ही थी, पर पत्री सर एक कन्फर्मेशन हो जाता है ना कि मैं सही थी, जो मैं थी वो सही थी। तो बस लोगों को से यही कहना है कि लाइफ में कितनी भी हर्डल्स आएँ, कितने भी चैलेंजेस आएँ, उन सबको एक प्रॉब्लम की तरह ना देखें, एक चैलेंज की तरह देखें, और वो भी आपने खुद चूज़ की है। बिकॉज आफ्टर यू कम इन टू मेडिटेशन आपको पता चल जाता है कि आपने जन्म क्यों लिया, इस घर में क्यों लिया, इस लोगों से आप क्यों जुड़े। ये सब चीज़
ध्यान में आने से पहले पता नहीं चलती। ओनली आफ्टर यू कम इन टू मेडिटेशन आपको पता चलता है कि आपने ये माँ बाप क्यों चुने, ये भाई बहन क्यों चुने, ये सगे वाले क्यों चुने, ये ससुराल क्यों चुना, ये आदमी क्यों चुना, ये बच्चे क्यों चुने। एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी क्लियर आफ्टर यू कम इन टू मेडिटेशन, रीड बुक्स, meet people, like-minded people, spiritual people, meditators, then only you will know your own life design, you know. So everything in your life is a blessing to you. That आप सबको पता चलता है। तो एक ही आप लोगों से विनती है कि ध्यान करें, ध्यान करें और सिर्फ ध्यान करें, और साथ में स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, और अपने जैसे लोगों को मिलना जुलना, लोगों की अनुभव सुनना, उनसे सीखना। बिकॉज एवरी पर्सन इन योर लाइफ हु कम्स, वो आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आता है जी, तो उनको कबूल करें। जी, तो बस यही मेरा आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को छोटा ना समझें। आप भी वही हैं जो पत्री जी हैं। पत्री सर को समझने के लिए पत्री सर बनना पड़ता है। बनना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया शीला मेहता जी। हमने आपके आज इस अनुभव से हमें जितना सीख समझने को मिला कि जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति आए, दर्शकों, उस परिस्थिति को, उस पर्सन को, या आपकी लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा है, उनसे आपको सीखना क्या है। अगर हम ये इच्छा बना के रखेंगे तो हमें उसकी, कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर तक की चीज़ हमें समझ आ जाएगी कि हमें वो परिस्थिति या वो ह्यूमन बीइंग क्या सिखाने आ रहा है, हमें क्या बता रहा है। तो इसलिए हमेशा समझते रहें, सीखते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, और आगे बढ़ते रहें जीवन में। और आज की इस आत्मा की यात्रा में हम धन्यवाद करते हैं शीला मेहता जी का, और अगली आत्मा की यात्रा एक नए रत्न के साथ आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।